हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। ये अल्फाज सुनते ही सातों मंजूरियों के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे सब इसी इजाज़त की मुंतज़िर थीं। फिर वो सातों नाजो अदा से चलती हुई करीब आईं और मेरे गिर्द हल्का बांध कर खड़ी हो गईं। और इतना तंग था वो हल्का कि जिस मंजूरी को चाहूँ हाथ बढ़ाकर छू सकता था। उन्होंने अपनी लंबी लंबी गुलाफी आंखों से मुझे देखा और सातों भीख ज़ुबान बोली, मैं आ गई हूँ, क्या कहते हो? मैंने हैरतज़दा होकर उनके लबों को एक और हरकत करते बोलते देखा और पूछा, रात हो गई, मगर तुम्हारा जूड़ा अभी तक बंधा हुआ है, खोलोगी नहीं? वो सातों फिर एक साथ बोलने लगी, ना तुमने बुलाया, ना जूड़ा खोलने को कहा, फिर कैसे खोलती? अब तो बुलाया है ना, खोल दो। हाँ, मेरा इश्तियाक बढ़ रहा था, नथनी भी उतरवाओगे? नहीं, सिर्फ जूड़ा खुलवाऊंगा, तुम क्यों नहीं खोल देते? तुम्हारे अपने हाथ से खुलेगा तो अच्छा लगेगा। फिर सातों मंजूरों के हाथ एक सी हरकत के साथ जूड़ों पर गए और दूसरे लम्हे बीक वक़्त सब के जूड़े खुल गए और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनके बाल पीठ पर झूलते, रानों पर लहराते, घुटनों को छू रहे थे। इतने लंबे लंबे खूबसूरत बाल थे उनके कि हर मंजूरी उनमें छुप सकती थी। और जब बाल खिले, जंगल की हवा उन्हें छेड़ने लगी और उनसे भीनी भीनी महक उड़कर मेरे नथनों से टकराई, तो जी में आई कि उन बालों को छू कर देखूं। ना जाने वो किस तरह मेरी इस ख्वाहिश को समझ गईं। भीख ज़बान बोली, शौक से छू लो, तुम्हारे लिए खोले हैं। मैंने हाथ बढ़ाकर बिल्कुल सामने खड़ी मंजूरी के बाल को पकड़ लिया। बड़े बारीक, नरम और रेशम की तरह मुलायम थे। उनकी भीनी भीनी महक पागल किए देती थी। मैंने वो स्याह रेशमी लच्छे उठाए और उन्हें चूम लिया। सपने में क्या देखता हूँ कि मेरे भी सात हाथ, 7 मुंह और 7 थारो केशप बीक वक़्त 7 मंजूरियों के बाल चूम रहे हैं और मैं इस अजीबोगरीब मंजर पर दंग रह गया कि अगर मंजूरियाँ 7 हैं तो थारो केशप भी 7 हो गए हैं। अचानक मेरे सामने वाली मंजूरी बोली, मेरा जूड़ा तुमने खुलवाया, ब्याह कब करोगे? और ये सवाल सातों मंजूरियों ने एक साथ किया था। मुझे जवाब देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तुम 7 हो और तुम सातों का पति मैं कैसे बन सकता हूँ? तुम भी 7 हो, बस एक से ब्याह कर लो, सब से ब्याह हो जाएगा और हर मंजूरी को एक एक थारो केशप मिल जाएगा। ब्याह भी होता रहेगा। तुम मुझे अपनी रेशमी बालों में छुपा लो, मुझे उनकी घनी छांव डाल दो। पहले प्यार करूँगी, फिर तुम्हें बालों में छुपाऊँगी, मंजूर? दिल में इन नरम, मुलायम और लंबे लंबे महकते बालों के अंदर छुपने की इतनी शदीद लगन पैदा हो गई थी कि मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली। फिर हर मंजूरी ने हर थारो कैशप को प्यार किया और सातों मंजूरियों ने सातों थारो कैशपों को अपने अपने लंबे बालों में छुपा लिया। बड़ा अजीब, बड़ा दिलकश सपना था। मैं सपने में मंजूरी के लंबे लंबे घने मुलायम बालों में छुपकर सो भी रहा था और उनसे खेल भी रहा था। और यूं था वो सपना कि मंजूरी ने मेरे ऊपर अपनी रेशमी जुल्फ़ों का जाल फैला दिया था और इतना तवील था वो सपना कि कहीं ख़त्म ना होने आता था। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई, मगर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सा था, कुछ भी साफ दिखाई ना दिया। सोचा मैं दिन को सोया था, शायद शाम का अंधेरा उतरा है, जब भी कुछ नज़र नहीं आता। नागहां यूं लगा जैसे सचमुच किसी ने मुझे अपने लंबे लंबे बालों में छुपा रखा है। अब मैं भीनी भीनी महक भी महसूस करने लगा। हाथ उठाया तो नरमो मुलायम बालों का एक रेशमी सा गुच्छा मेरे हाथों में आ गया। बालों की स्याह चिलमन से मुझे कुछ और भी नजर आया। मैंने जल्दी से बालों की चिलमन एक तरफ हटाई तो मंजूरी का चेहरा दिखाई दिया और अब हैरत ज़दा खुली आंखों से क्या देखता हूँ
कि सच मुझ पर अपने लंबे लंबे बाल खोले मेरे पलंग पर बैठी है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो अपने लंबे बाल संभालती एक तरफ हट गई, ये जानने के लिए कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा। अपने बदन पर जोर से चुटकी भरी तो पता चला कि वाकई जाग रहा हूँ। वही कमरा, वही पलंग था जिस पर मैं दिन को सोया, मगर अभी दिन का उजाला रुखसत नहीं हुआ था। और वही मंजूरी थी जिसने मुझे दबा दबा कर सुला दिया था, लेकिन जब जूड़ा बंधा था और अब खुला था। वो पलंग से उतरकर फर्श पर खड़ी हुई तो मैं ये देखकर भूंचका सा रह गया कि उसके लंबे बाल पीठ पर झूलते सचमुच उसके घुटनों को छू रहे थे। जिस तरह मैंने सपने में 7 मंजूरियों के बाल घुटनों तक बिखरते देखे थे, हैरानों परेशान था कि यह माजरा क्या है। मंजूरी तो मुझे दबा रही थी और मैं सो गया था। फिर उसका जूड़ा कब खिला, उसने मुझे अपने बालों में कब लपेटा, वो मेरे पास ही खड़ी शबे हिजर की मानो तवील और स्याह बालों को समेट रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वही जो तुमने कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था जूड़ा खोल दो और मुझे अपनी बालों में छुपा लो। मैंने प्यार करने की शर्त लगाई, तुमने मान गए और मैंने तुम्हें बालों में छुपा लिया। मगर ये बातें तो सपने में हुई थी। तुमने सपना देखा होगा, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये तो मानती हो ना, मैं सो गया था। हाँ, नहाने और खाना खाने के बाद तुम मेरे जूड़े की बातें करते करते सो गए थे। तुम्हें सुलाकर मैं बाहर चली गई और शाम का खाना बनाने लगी। फिर क्यों आ गई थी? तुमने खुद बुलाया था। क्या कहा था मैंने? तुमने आवाज़ दी थी, मंजूरी यहाँ आओ मेरे पास। माँ जाग रही थी इसलिए मैं कुछ हचकचाई, मगर माँ ने खुद कहा, चली जाओ ना, तुम्हें बुला रहा है। फिर भी मैं अपनी खाट से उठकर तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पलंग पर आ गई और तुमने मुझे कहा कि अपना जूड़ा खोल दो। उसकी बातें सुनकर मैं मजीद हैरान हुआ। ये सब बातें उस सपने की थी जो मैंने दिन के वक्त सोते में देखा था। किस वक्त आवाज़ दी थी मैंने? आधी रात का समय होगा। मैं हंस दिया। क्या कह रही हो मंजूरी? अभी तो शाम भी नहीं हुई, देखो बाहर दिन का उजाला है। तुमने रात की बात कहाँ से निकाली? उसकी लंबी लंबी गुलाफी आंखों में पहली बार हैरत और शुबे की झलक नजर आई। कहने लगी, तुम किस दिन की बात करते हो? कल शाम गुजर गई, रात बीत चुकी, आज दूसरे दिन का सूरज चढ़ा है। मैं घबराकर खिड़की की तरफ भागा, दोनों पेट धमाके से खोल दिए और सेहन में झांक कर देखा तो वाकई सवेरा हो चुका और आंगन में सुबह का उजाला फैल गया था। इसका मतलब ये था कि मैं कल दोपहर का खाना खाने के बाद मुसलसल सोता रहा हूँ, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर, और जिन बातों को मैं सपना समझता रहा वो किसी और तरह पेश आई थी। मैं बीक वक्त सो भी रहा था, जाग भी रहा था, और सपने में जो कुछ कहा उस पर हकीकत में अमल हुआ था। अपनी इस अजीबोगरीब हालत पर कि मैं हकीकत को सपना समझ लेता हूँ, दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश न थी कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। मुझे परेशान देखकर मंजूरी भी पास आकर बैठ गई। सर पकड़कर क्यों बैठ गए? तूने कोई पाप तो नहीं किया? रात को जब मैंने बुलाया तो माधु मूसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। हाँ, और मैं उसकी तरवीद नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने सपने में एक आवाज़ सुनी थी जो मंजूरी को मेरे पास जाने के लिए कह रही थी। यकीनन वो माधु मूसी की आवाज़ थी। तो मूसी जानती है कि तू आधी रात से मेरे पास है। जानती क्यों नहीं, उसी ने तो भेजा था। और चाची, क्या वो भी जानती है? चाची उस समय सो गई थी, पर सवेरे सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। वो बताने लगी, मैं तुम्हें बालों में छुपाए बैठी रही और फिर ऊँग सी आई और उसी ऊँग में माँ और चाची दोनों इस कमरे में आ गई। मुझे यूँ लगा जैसे माँ चाची को बता रही थी कि रात कैशप ने खुद बुलाया, मंजूरी को जोड़ा खोलने को कहा था, आधी रात से बाल खोले बैठी है। फिर वो दोनों दरिया पार चली गई। जाने कब आती हैं? बस घर में मैं और तुम दोनों हैं। मैं ये कहानी सुनकर कांप उठा। इस सपने में जो सपना नहीं था, बहुत कुछ बिगड़ गया था। मालूम नहीं मुझे उसका जूड़ा खुलवाने का इतना शौक क्यों सताता रहा। शायद इसलिए कि लंबे बाल मेरी कमज़ोरी हैं, और मंजूरी के बाल तो बहुत ही लंबे थे। बाल क्या थे, सावन की काली घटाएं। बैठे बैठे उसने बालों का एक भारी लुच्छा मेरे कंधे पर फैला दिया और अपनी लंबी लंबी खूबसूरत आंखों से देखती पूछने लगी, अभी इनसे खेलोगे या जूड़ा बांध लो। मंजूरी अपने बाल समेटने लगी। मुझे एक नया ख्याल आया, ज़रा ठहरो। वो बाल समेटते समेटते रुक गई। तुम जूड़ा ना बांधा करो, बालों को खुला छोड़ दूं। हाँ, तुम्हें तो कुर्ती पहनने और धोती बांधने की भी जरूरत नहीं, बस अपना बदन बालों ही से ढांप लिया करो।
वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और साथ ही गुलाकी आंखें भी जोर जोर से हंस पड़ी। बोली, तुम कहते हो तो आज जूड़ा नहीं बांधूंगी, कभी ना बांधा करो। अच्छा, अब तो मुड़कर मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो अपने जिस्म पर बालों की घटाएं लहराती, जिनमें घुटनों तक उसकी रंगदार धोती भी छुप गई थी। रसोई घर की तरफ चली गई और मैं रात के वाकयात की किताब खोल कर बैठ गया। किसी वर्ग पर जूड़ा बंधा था, किसी पर खुला था, मगर मंजूरी का जूड़ा खुलने का किस्सा कब और कैसे पेश आया, सपना कहाँ ख़त्म हुआ, हकीकत कहाँ से शुरू हुई, मेरा ज़हन इस मामले को हल ना कर सका। दिमाग पर अंधेरा सा छाया था और उस अंधेरे में सपना और हकीकत घुल मिल गए। मैं अपने सर को झटका देकर उठा और गुस्ल खाने में चला गया। मुंह हाथ धोकर रसोई घर का रुख किया। कल दोपहर का खाना खाकर सोया और एक तवील सपना देखता रहा था। अब भूख चमक उठी थी। मंजूरी अपने बालों की घटाओं में आधी छुपी आधी खुली नाश्ता तैयार कर रही थी और मैंने उसे नोटिस दिया। सख्त भूख लगी है मंजूरी, जल्दी खाने को कुछ दे दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। वो बालों की रेशमी घटाएं लहराती तेजी से मुड़ी। नाश्ता भी तैयार है, मैं भी हाजिर हूँ, जिसे चाहो खाओ, बस नाश्ता दे दो, मुझे नहीं खाओगे। और इस बात पर मुझे सुंदरमती याद आ गई, उसका नाश्ता याद आ गया, पाँव चूमना याद आ गया और उसके जिस्म की महक और दिल की कामना याद आ गई और मैं निढाल सा होकर चौकी पर बैठ गया। मंजूरी ने मेरा और अपना खाना परोस दिया और मेरे साथ ही खाने बैठ गई। मैं खा भी रहा था और उसके बालों को भी देख रहा था, जिन्हें उसने 2 हिस्सों में बांट लिया था। मैंने उससे पूछा, मंजूरी, नाम किसने रखा था तुम्हारा? बापू ने, और कौन रखता? मगर तुम्हारा नाम मंजूरी नहीं, जुल्फे बंगाल होना चाहिए। उसके मोटे मोटे होंठों के साथ लंबी लंबी गुलाफी आंखें भी मुस्कुराने लगी, बल्कि यूं लगा जैसे नथनी भी हंसी हो, लंबे लंबे बाल भी मुस्कुरा दिए हों। ऐसा नाम तो कोई लोग रखते हैं। तुम्हारे बाल भी नर्म, निरी कविता, निरी शायरी हैं। तुम्हें अच्छा लगता है तो यही नाम रख लेना, जुल्फे बंगाल। अभी हम नाश्ता कर रहे थे कि चाची और माधु मौसी वापस आ गईं और सीधी रसोई घर में पहुंची। उन्हें देखकर मंजूरी बाल लहराती जल्दी से उठी। माधु मौसी ने पूछा, अरे मंजूरी, तूने अभी तक जूड़ा भी नहीं बांधा? उसने किन अखियों से मेरी तरफ देखा, ये नहीं बांधने देते। जवाब सुनकर मौसी और चाची दोनों एक दूसरी को देखकर मुस्कुराईं। फिर मौसी बोली, अरे कैशव नहीं चाहता तो ना बांध जूड़ा, पर अपनी चाची के लिए खाना तो परोस दे। ये कहकर वो चाची का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। उनके जाते ही मैं रसोई घर से निकला। मंजूरी ने आवाज़ दी, हाथ धोए बगैर चले जाओगे? मैं पलटा और वो कल की तरह मेरे हाथ धुलाने लगी और ज़रा झुकी तो लंबी लंबी जुल्फ़ें फर्श पर बिखर गईं। झुके झुके हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जूड़ा बांध लो, ये कहकर मैं रसोई घर से निकल आया। रात के वाक़े की वजह से चाची का सामना नहीं कर सकता था। उसे यह कहने की हिम्मत भी ना कर सका कि वह अपनी माधु बहन और लंबी लंबी काली नागनों वाली खूबसूरत बला मंजूरी को चकमा बस्ती की तरफ रुखसत कर दे। बस परेशानी की हालत में बाहर का रुख किया। अब सूफी अब्दुल जब्बार से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। सूफी अब्दुल जब्बार भी एक वक़्त 3 बीवियों के शोहर, आलमे दीन और विदक हकीम भी थे। रंगामती में क्या मुसलमान, क्या बुद्ध, क्या हिंदू, सब उनकी बड़ी इज्जत करते। वो भी सबके काम आते और गरीबों से दवा दारू का पैसा नहीं लेते थे। आज मुझे भी उनसे एक काम आ पड़ा। हमारी उनके घर के बीच बस 50-60 कदम का फासला था। मेरे आने की खबर पहुंची तो वो खुद बाहर निकले। मिलकर खुश हुए। चाची की खबर पूछी, फिर बैठक का दरवाज़ा खुलवाया और मुझे अपने साथ अंदर ले गए। यही बैठक उनका मतलब और मेले मुलाकात की जगह थी। उन्होंने चाय का पूछा तो बताया कि अभी नाश्ता करके और चाय पीकर आया हूँ। रमज़ान ने तुम्हारा बताया था, मैं खुद आने वाला था मिलने के लिए। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं सूफी चाचा? मिलने के लिए तो मुझी को आना था। फिर एक उलझन के बारे में भी आपसे कुछ पूछना है। कैसी उलझन? वो कुछ हैरान, कुछ परेशान से नजर आए। घबराइए नहीं, कुछ विद्या की बातें हैं। मगर मैं मदरसे का 3-4 जमात पढ़ा आदमी, तुम जैसे ग्रेजुएट से विद्या की क्या बातें कर सकता हूँ? सूफी चाचा, वो बातें आप ही के करने की हैं। अच्छा, उलझन क्या है? मैं सपनों और ख्वाबों के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। वो कुछ हैरान हुए। मैंने बताया कि हिंदू और बुद्ध धर्म सपनों की जो शिक्षा देते हैं वो थोड़ी बहुत जानता हूँ। आपसे ये मालूम करना है कि इस्लाम और मोहम्मदन सूफिया का विचार क्या है कि आदमी सपने और ख्वाब क्यों और कैसे देखता है। सूफी अब्दुल जब्बार ने बड़ी हैरत और बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखा। फिर कहने लगे,
केशव बेटे, ख्वाब आवर सपने आदमी के अपने बस में नहीं होते। ये तो रूहानी मामला है, रूह और आत्मा का चक्कर है। वही तो मालूम करने आया हूँ कि आदमी सोए सोए ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें किस तरह देख लेता है जो उसकी अकल और विद्या और समझ से बहुत दूर होती हैं। ये तो तुम जानते हो कि आदमी जिस्म और रूह का नाम है। जिस्म की ताकत और शक्ति महदूद होती है, लेकिन रूह हम मुसलमानों के नज़दीक गैर फानी भी है और तसर्रुफ़ात की ताकत भी रखती है। और वही आदमी को नींद और ख्वाब की हालत में छोड़ती जिस्म की कैद से आज़ाद होकर अपना किरदार अदा करती और गुज़रे या आइंदा पेश आने वाले वाक़यात को तस्वीरों की शक्ल में आदमी तक पहुँचाती है। मैंने सूफ़ी अब्दुल जब्बार की बात बड़ी तवज्जो से सुनी और पूछा, जब रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होती है, आदमी मर नहीं जाता। केशव बेटे, नींद भी एक किस्म की मौत है। मुर्दा और सोया आदमी बराबर होते हैं। फिर वो कहने लगे, आदमी सिर्फ नींद की हालत में ख्वाब देखता है और ख्वाब उन्हीं लम्हों, उन्हीं घड़ियों में आते हैं जब रूह जिस्म की कैद से आज़ाद हो जाती है। फिर आदमी का जहन उन तस्वीरों को अपने हाफ़िज़े में महफूज कर लेता है जो रूह उसे दिखाती है। मगर कभी कभी आदमी सो भी रहा होता है, जाग भी रहा होता है और सपना देखता है। मेरी असल परेशानी और चिंता की वजह यही हालत है, जिसे मैं अपने दिमागी खराबी समझने लगता था। इसलिए कुछ वजाहत ज़रूरी समझी और बताया। सूफ़ी चाचा, असल बात यह है कि मैं कुछ दिनों से बड़े अजीबोगरीब सपने देखने लगा हूँ और जिस वाक़े को सपने में देखता हूँ वो हकीकी शक्ल में रूनुमा हो रहा होता है, या जो सूरत सपने में नज़र आती है, आँख खोलता हूँ तो उसे अपने सामने देखता हूँ। बल्कि सोए सोए दूसरों की आवाज़ें भी सुन लेता और उन्हें ख्वाबी आवाज़ें समझता हूँ, जिससे ये शुबा होने लगा है कि शायद मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है और किसी दिन पागल हो जाऊँगा। मैं इसी हालत के बारे में आपसे राय लेने आया हूँ। ये सुनकर सूफ़ी अब्दुल जब्बार का माथा सिकुड़ गया। दोनों भूमें आपस में मिल गईं और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोले, अगर तुम सोते जागते में ख्वाब देखते हो तो उसे ख्वाब नहीं कहते, फिर वो क्या है? मेरा ज़हन सनसनाने लगा कि गालिबन वो मेरे पागलपन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तो ख्वाब और सपने से बहुत आला दर्जे की कैफियत होती है, जिसे हम कशफ कहते हैं। वो एक लम्हा खामोश रहकर कहने लगे, कशफ वो लोग देखते हैं जिनका जहन रूहानी तौर से बहुत साफ, बहुत आला आईने की तरह शफाफ होता है। आईना सिर्फ हकीकत की अक्कासी करता है और वही चीज़ दिखाता है जो उसके सामने होती है, मगर कशफ देखने वाले का जहन एक साथ हकीकत और मजाद, असल और साए हाल और मुस्तकबल के दरमियान से गुजरता है। मैं हैरत और तअज्जुब से उनकी बातें सुनता रहा। वो बता रहे थे, ख्वाब और सपने सिर्फ नींद की हालत में देखे जा सकते हैं, मगर कशफ नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में देखा जाता है, जिसे रुबोदगी कहते हैं। यानी आदमी सो भी रहा होता है और नींद भी, क्योंकि उसके हवास अपना काम कर रहे होते हैं। बाद औक़ात आदमी ऐन बेदारी की हालत में कोई कशफी नज़ारा देख लेता है। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरे कंधे पर थपकी दी। माशाअल्लाह, तुम रूहानी तौर पर बहुत आला दर्जे का जहन रखते और कशफ देखते हो, इसलिए तुम्हें कुछ और बातें भी बता देता हूँ ताकि आइंदा इस कैफियत को ज़हनी खराबी या पागलपन ना समझो। ज़रा ध्यान से सुनो। कशफ सूफिया के नज़दीक पोशीदा अमूर को ज़ाहरी हालत में देख लेने का नाम है और उसकी 3 किस्में होती हैं। पहली, मुशाहदा, जिसमें हर चीज़ इस तरह साफ नज़र आती है जैसे दूरबीन के ज़रिए बहुत दूर की शय भी साफ दिखाई देती है। दूसरी किस्म है मकाशफा, जिसमें बाद अमूर बिल्कुल साफ नज़र आते हैं मगर बाद हिस्से ख्वाब की तरह ताबीर तलब होते हैं। तीसरी किस्म को मुहासरा कहते हैं और ऐसा कशफ सारे का सारा ताबीर तलब होता है और अक्ल उसके सबूत का ज़रिया बनती है। ये कशफ की 3 किस्में हैं और कशफ देखने वाला जहन दूसरे जहनों के मुकाबले में रूहानी बुलंदी पर होता है। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा तालीम याफ्ता आदमी उसे दिमागी खराबी की अलामत क्यों समझ बैठा। तुम जहनी तौर पर सूफ़ी हो, रशी हो। अगर आदमी नींद की हालत में महसूस करे कि कोई उसके सरहाने खड़ा है और जब बेदार होकर देखे कि वो कोई ज़ीरो नहीं बल्कि धात की एक मूर्ति है, फिर अपनी जागती आंखों से उस बेजान मूर्ति को चलते फिरते और पाँव घिसटते देखे और पाँव घिसने की आवाज़ भी सुने, इस हालत को क्या कहेंगे?
सूफी अब्दुल जब्बार ने यह सवाल बड़ी हैरानी के आलम में सुना, फिर सोचकर बोले, है तो ये भी एक कशफी हालत, मगर धात की बेजान मूर्ति हकीकत में चल फिर नहीं सकती, क्योंकि रूह से महरूम होती है। लिहाजा कशफ के इस हिस्से की कोई ताबीर करनी पड़ेगी कि मूर्ति के चलने फिरने का मकसद क्या हो सकता है। अब मैं ज़रा और खुल गया। अगर मैं ख्वाब या कशफ में एक लड़की की 7 सूरतें देखूं और 7 सूरतें और 7 लड़कियां जो दरअसल एक ही सूरत और एक ही लड़की है, मुझे अपने हल्के में ले लें, अपने लंबे लंबे बालों में छुपा लें, मगर जब जागूं तो वही लड़की सचमुच मुझ पर अपने बाल खोले बैठी हो, तो इसका मतलब क्या हो गया। सूफी चाचा की आंखें खुली की खुली रह गईं। कशफ बेटे, वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यवान साबित होगी जिसे तुमने 7 लड़कियों के रूप में देखा, क्योंकि इल्म रूहानियत में 7 का अदद रूहानी तरक्की और अकबाल की तरफ इशारा करता है। फिर लड़की का तुम्हें अपना बालों में छुपा लेना इस बात की दलील है कि किसी मुश्किल समय तुम्हारी हिफाजत करेगी। अपने कशफ की ये हैरत अंगेज ताबीर सुनकर अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। रात मैंने एक मंजूरी की जगह 7 मंजूरियों को देखा था। वो मुझे अपने लंबे लंबे बालों में छुपा कर बैठी रही। मैं उनकी बातों को अपनी जहनी खराबी की अलामत समझ बैठा था, लेकिन कशफ की ताबीर के बाद अब मंजूरी किसी और ही रूप में सामने आई और सुंदरमती के पुत्र बदन की तरह जो मेरी मलकियत करार पा चुका था। अब मुझे मंजूरी की लंबी लंबी खूबसूरत गुलाफी आंखें, चमकती दमकती नथनी और घुटनों तक लहराते स्याह रेशमी बाल अपने जीवन पर अकबाल का नया साल साया डालते नजर आए। कितनी अजीब और समझ में ना आने वाली बात थी कि मेरी हिफाजत का वादा तो सुंदरमती ने किया था, जो मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन रंगामती में कुदरत ने मुझ पर यह इंकशाफ ज़रूरी समझा कि किसी मुश्किल समय मंजूरी मेरी हिफाजत करेगी। और अब सवाल का जवाब भी मिल गया कि मुझे उसका जूड़ा खुलवाने और बालों में छुपकर सो रहने का शौक क्यों सताता रहता था। शायद मेरा जहन लाशौरी तौर पर उसकी पनाह तलब कर रहा था। यकलख्त मेरे दिल में मंजूरी की कदर कीमत बढ़ गई और उसकी हर शय किसी देवी की तरह मुकद्दस और पुत्र और इकबालमंद और प्रेम की हकदार महसूस होने लगी। सूफी चाचा से रुखसत हो रहा था कि उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और बड़ी अकीदत से उन हाथों को बोसा दिया। कशफ बेटे, बड़े बागबान हो के इस उम्र में कशफ देखने लगे। फिर अचानक उनकी नज़र मेरे दाएं हाथ की छंगली और हथेली के दरमियान टिका रह गई। उन्होंने मैं हाथ पकड़कर जरा टेढ़ा किया और छंगली के उभार के नीचे रेखाएं देखकर बोले, माशाल्लाह, किस्मत के भी धनी हो। मेरी तरह तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 3 औरतों से वास्ता पड़ेगा और वो तीनों तुम्हारे लिए बड़ी अहम होंगी। मैं ये सुनकर सख्ते में आ गया। उन्होंने ये बात इस तरह एकाएकी कह दी थी कि जैसे मेरे बारे में कोई अलहाम, कोई ज्ञान हुआ हो। फिर मुस्कुराकर मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं हाथ की लकीरों पर यकीन नहीं रखता, मगर लोग कहते हैं आदमी के हाथ जीवन की किताब होते हैं और इस किताब का लिखा पूरा होता है। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ पलटे और मुझे एक अजीब सी हालत में होले होले अपने घर की सिमत हो लिया। जैसे मुझ पर जादू मंत्र फूंक दिया गया था, जैसे मैं नींद में चल रहा था और यूं लगा कि अकेला नहीं बल्कि जल पिन्ना, सुंदरमती और मंजूरी तीनों मेरे साथ चल रही हैं। मगर जब मैं घर के दरवाजे में दाखिल हुआ, तन्हा था और दहलीज के अंदर कदम रखते ही नींद की से कफियत जाती रही। घर के आंगन में भी 3 सूरतें, 3 औरतें दिखाई दी। चाची और मादू मूसी खाट पर बैठी थी और मंजूरी बांस की कुर्सी पर झुकी उन्हें कुछ सुना रही थी, कुछ बता रही थी, मगर मुझे देखते ही चुप हो गई। उसने जूड़ा बांध लिया था, कपड़े भी बदल गए थे। अब हल्के आसमानी रंग की साड़ी और बगैर आस्तीनों के साटन का ब्लाउज पहने बैठी और पहले से कहीं ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। इस लिबास में नाक की नथनी कुछ और चमक उठी। मैं उन तीनों के सामने से गुजरा तो चाची ने पूछा, कहाँ चला गया था सवेरे सवेरे? सूफी चाचा से मिलने गया था, तेरा पूछ रहे थे, भगवान भला करे उनका। फिर चाची ने कुछ ना पूछा ना मैंने कुछ कहा और बरामदे की तरफ हो लिया। मेरा कमरा बरामदे के साथ ही था, जिसका एक दरवाज़ा बड़े कमरे में और दूसरा बरामदे में खुलता था। दरवाजे पर पहुंचकर कदम खुद ब खुद रुक गए। पलट कर देखा तो मंजूरी की नज़रें मेरा ताक़ब कर रही थी। वो कमरे में आ गई और मैंने निगाह भरकर देखा। जार जट की बोहिमन साड़ी में सचमुच आकाश की अप्सरा लग रही थी। मैंने ज़रा बदले हुए लहजे में पूछा, क्या बता रही थी चाची और मूसी को? बता रही थी कि रात मुझे बुलाने और मेरा जूड़ा खुलवाने को तुम एक सपना समझते हो।
मैंने उसकी तरफ देखकर एक लंबी सांस ली। तुमने जूड़ा क्यों बांध लिया? वो डर गई, घबरा कर बोली, तुम खुद ही कह गए थे जूड़ा बांधने को। अब खोल दो, दिन का समय है, रात को खुलवा लेना, दिन को नहीं खुलेगी। खोलती हूँ। वो मुझे संजीदा देखकर कुछ सहम गई, फिर उसके हाथ में कान के अंदाज में सर के पीछे पहुंचे। दूसरे लम्बे जूड़ा खुल गया और लंबे लंबे स्याह रेशमी बालों का जाल उसके बदन पर आ गिरा। बड़ा दिलकश मंजर था। आसमानी रंग की साड़ी पर काले लंबे बाल यूं लहराए जैसे आकाश पर घनी घूर घटा उमड़ आई हो। मेरे होंठ आप से आप तड़पे, मेरे पास आओ। वो आगे आई और मुझसे एक कदम के फासले पर रुक गई। ये एक कदम का फासला मैंने खुद तय किया और बढ़कर उसे बाजुओं में जकड़ लिया। वो कसमसा कर मेरे साथ लग गई। मैंने उसे बताया, ये सपना नहीं, याद रखना, कल तुमने ऐसा किया था। तुम्हारे प्यार का ज्ञान आज हुआ है। मैं परे हट गया और वो बाल संभालने लगी। अब जूड़ा बांध लो। उसने साड़ी का पल्लू उठाया या बाल समेटे और कितने ही बल देकर जूड़ा बांधने लगी। इतने घने और लंबे बालों को समेटकर जूड़ा बांधना आसान काम नहीं था। मंजूरी ने यह काम बड़ी महारत से किया, फिर भी कई मिनट लग गए। देखा कितनी देर लगती है जूड़ा बांधने में, तुम 1 मिनट में खुलवा देते हो। ये काले नाग लहराते अच्छे लगते हैं। उसने मुस्कुराती आंखों से मुझे देखा और पूछा, अब मैं जाऊं? जाओ, मैंने इजाज़त दे दी और वह जाते जाते दरवाजे पर रुक गई। दोपहर के खाने में क्या खाओगे? मछली और भात पका लेती हो? बहुत अच्छा पका लेती हूँ, आज यही पकाओ। वो गर्दन से प्रणाम करती बाहर निकल गई। मैंने आंगन में खुलने वाली खिड़की का पट जरा सा खोलकर झांका। वो भागी भागी गई। जाते ही चाची से लिपट गई और बताने लगी, चाची, आज उन्होंने मुझे बाहों में लेकर प्यार किया। यूं उसने चाची को भींच लिया, जोड़ा भी खुलवाया। कहते थे यह सपना नहीं। ये सुनकर चाची और माधु मूसी के चेहरों पर खुशियां नाचने लगी। चाची ने आकाश की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ दिए। भगवान तेरी दिया है कि उसने मंजूरी को पसंद कर लिया। चाची और माधु मूसी तो वाकई खुश हो गई थी, मगर मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था कि मंजूरी ने जाकर सब कुछ बता दिया। बड़ी कच्ची और अनीली है, चाची ने पूछा। कुछ और भी कहा केशव ने। दोपहर को मछली और भात पकाने को कहा है, बड़े शौक से खाता है। देख बात, तू रसोई घर में होंगे, मछली तुझे बाजार से ला देती हूँ, अपने हाथ से पका कर खिलाओ, तुम दोनों का प्यार बढ़ेगा। फिर चाची खाट से उठी और माधु मूसी भी उसके साथ ही बाजार चली गई। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आया। मंजूरी सेन का दरवाज़ा बंद करके पलट रही थी कि मैंने आवाज़ दी, मंजूरी यहाँ आओ। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या फिर जोड़ा खुलवाओगे? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और ज़रा गुस्से से पूछा, चाची से क्या कहा था तुमने? वो घबरा गई, परेशान हो गई, कोई जवाब ना दे सकी। क्या ये बताना ज़रूरी था कि मैंने तुमसे प्यार किया है? उसकी नज़रें झुक गईं और आहिस्ता से बोली, मैं कहाँ बताती, वो तो चाची का हुक्म था। क्या हुक्म था? यही कि अगर केशव तुमसे प्यार करे तो मुझे बताना। अब तुमसे प्यार तो किया, बात भी नहीं करूँगा। ये कहकर तेजी से पलटा और अपने कमरे में आ गया। वाकई मुझे गुस्सा आ गया था कि मेरी हर बात चाची और मूसी को बता देती है। फिर फौरन ख्याल आया कि मैं बेचारी मंजूरी का इसमें क्या दोष। चाची और मूसी दोनों ने उसे मेरे पीछे लगा दिया है कि घुल मिल जाए। शायद प्रेम के डोरे डालने की भी हदायत की हो। अगर चाउस ने अपने बालों की घनी छाँव के सिवा मुझ पर और कुछ नहीं डाला था। फिर भी वो उन्हीं की मर्जी के मुताबिक मेरे आगे पीछे फिरती थी ताकि मैं उसे पसंद कर लूं, ब्याह के लिए हाँ कह दूं। और इसी असना में मैंने अपने पीछे पाँव की हल्की सी चाप सुनी। फिर मंजूरी की डरी डरी सहमी आवाज़ आई, मुझे क्षमा कर दो, फिर कुछ नहीं बताऊंगी। पलट कर देखा तो दोनों हाथ जोड़े और गर्दन नहवारे खड़ी थी। मैं खामोश रहा और उसे सबक सिखाने का यही एक तरीका था। बोलोगे भी नहीं, और उसकी परेशानी बढ़ गई। मैंने फिर भी जवाब नहीं दिया और वह बेचैन सी हो गई। गुस्सा है तो मार पीट कर निकाल लो, किसी से नहीं कहूँगी। मैं उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर दंग रह गया कि वो मेरी खुशनुदी के लिए पिटने पर भी तैयार है। अचानक उसने जूड़ा खोला, जल्दी से झुकी और अपने बालों की रेशमी घटाएं मेरे कदमों पर ढेर करके बैठ गई। ये एक अजीब मंजर था। मैंने बाहों से पकड़ कर ऊपर उठाया और साथ ही मेरी चुप टूट गई। जूड़ा क्यों खोल दिया जुल्फ़े बंगाल? तुम्हें मनाने के लिए, और फिर खुद ही मेरे साथ आ लगी। तुमने आज ही मुझे प्यार किया, आज ही रूठ गए, आज ही मान जाओ ना। मुझे इसी अदा पर प्यार आ गया और उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर नथनी वाला हिस्सा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों की लंबी लंबी सोहराइयों में झांक कर कहा, जवानी में अपने भेद बुढ़ापों को नहीं बताया करते, समझी? समझ गई। जब से सूफी अब्दुल जब्बार ने बताया था कि मंजूरी का मुझे बालों में छुपाना
किसी समय मेरी हिफाजत करने की तरफ इशारा करता है। मेरे दिल में उसके प्रेम की लहर यूं फूटी थी जैसे याकुब्बत की सिल चीर का झरना फूटता है। रेशमी बालों से वराफ्तगी और बढ़ गई थी। मैंने उसके बालों की घटाएं उठाई और कहा, लाओ तुम्हारा जूड़ा बांध दूं। तुमसे नहीं बंधेगा। और मैंने कोशिश की, वाकई ना बांध सका। फिर उसने खुद ही बार समेटे पहले की तरह बल पे बल देकर उन्हें लिपेट लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई। अब तो नहीं बिगड़ोगे, मैंने बेख्तियार से सीने से लगा लिया और इस तरह हमारे दरमियान एक छोटा सा झगड़ा खूबसूरती से निमट गया। फिर मैं किताबों में खो गया और वो रसोई घर में चली गई। उस दिन मंजूरी ने जो भात बनाया, जो मछली पकाई, उसका मज़ा मैं आज तक नहीं भूल सका। दोपहर का खाना खाते ही माधु मूसी ने वापसी का ऐलान कर दिया। चाची भागी भागी मेरे पास आई और बोली, केशव, अगर तू कहे तो मंजूरी को अंगूठी पहना दूं, तेरे ब्याह की बात पक्की कर दूं। चाची, ये बात माधु मूसी और मंजूरी के सामने होगी, उन्हें बुला ले। उसने आवाज़ देकर माँ बेटी को वहीं बुला लिया और मैं कहने लगा, मंजूरी मुझे पसंद है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मगर अभी ब्याह नहीं कर सकता। मेरी कुछ मजबूरियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, पहले उन्हें पूरा करूँगा। कितने दिन लग जाएंगे उन्हें पूरे करने में? माधु मूसी ने पूछा। बात दिनों की नहीं, महीनों की है मूसी, हो सकता है पूरा बरस लग जाए। ये सुनकर मंजूरी की नाक में नथनी का जुगनू बुझ गया। चाची का चेहरा उतर गया। माधु मूसी परेशान सी हो गई, मगर फौरन उसने एक नई सूरत निकाली। ब्याह ना सही, मंगनी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। मंगनी ना हो फिर भी मंजूरी मेरी है मूसी, उसकी चिंता तुझे नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरी चिंता है, मेरी कल्पना है।